शिव कुमार बटालवी की एक बहुत खूबसूरत गज़ल है, जहाँ पे वो नायक की तरफ से नायिका के लिए गाते हैं। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। सोमालिया आज के समय में और पिछले कई सालों से यही गज़ल गा रहा होगा कि मैनू अल शबाब ले बैठा। तो साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोमालिया और अल शबाब का ये जो इशू है। साथियों, न्यूज़ क्या है? 2 अगस्त 2024 को आपने देखा कि कैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है सोमालिया में, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, भाई मोगादिशु रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, ये किस देश की कैपिटल है? तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखना। इस बॉम्ब धमाके के बाद में अटैकर्स ने क्या किया कि वहाँ के जो सिविलियन लोग हैं उन लोगों पे गोलियां चलानी चालू कर दी, और इसमें 37 लोगों की मौत हो जाती है और 210 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। और इस पूरे घटना के लिए जो क्लेम लिया, जो दावा किया, वो अल शबाब ने दावा किया कि ये जो अटैक है ये हमने करवाया था। और आपको पता है, जब भी हम अल शबाब की बात करते हैं तो ये अलकायदा का ही एक विंग है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सोमालिया के बारे में, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो क्रिएट किया जा रहा है बार बार से पिछले कई सालों से अल शबाब के द्वारा, उस मिलिटेंट ग्रुप के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस लोकेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सोमालिया, तो ये है सोमालिया। यहाँ पे कहीं है इंडिया, ये है इंडियन ओशन, ये है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे है यमन, साथ में है ओमन, और ऊपर है सऊदी अरेबिया। साथियों, आपने एक टर्म सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कह सकते हैं। तो जब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं साथियों, तो इसमें कौन कौन से देश है? देखो यहाँ पे ना, ये एक देश दिख रहा होगा आपको, एरिट्रिया। हॉर्न क्या होता है? सिंग होता है, तो सिंग देखो यहाँ पे सिंग बन रहा है। एरिट्रिया, यहाँ पे है जिबूती, ये सारा का सारा सोमालिया, और ये इथोपिया, इसको मिला के एक सिंग सा बन रहा है, इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हालांकि कीनिया में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये जो मैप है ना, आपने याद रखना है, ठीक है? कौन कौन से देश हैं, इसकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? इस पूरे टॉपिक में हमने सोमालिया का याद रखना है और इथोपिया का कम से कम पता होना चाहिए। बाकी ये जिबूती, एरिट्रिया हो गया, और ये कीनिया, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ में है, इन सभी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये काफ़ी कॉमन टर्म है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, जब हम अल शबाब की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो हमला था जो अगस्त में हुआ ये पहला ऐसा हमला था। बहुत सारे हमले हुए पिछले 10-20 सालों में, पता नहीं कितने इन्होंने हमले किए। इसी साल अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में भी एक हमला होता है मोगादिशु में, और यहाँ पे 27 लोगों की मौत हो जाती है। सोमालिया के इतिहास में जो आज तक का जो डेडलीस्ट अटैक आपको देखने को मिला है साथियों, वो हुआ था 2017 में, जहाँ पे मोगादिशु में ही अगेन अगर आप देखेंगे तो 358 लोगों की मौत हो जाती है और 228 लगभग लोग जो थे ये जख्मी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो एक्टिविटी है सिर्फ सोमालिया तक ही सीमित है, कीनिया में भी इन्होंने हमला किया, और कीनिया में अगर आप देखोगे तो 2015 में गरीसा यूनिवर्सिटी कॉलेज पे इन्होंने अटैक किया। तो ये सोमालिया और इसके सराउंडिंग में जितने देश है, जैसे इथोपिया हो गया, ठीक है, कीनिया हो गया, ऐसे देशों में जिबूती हो गया, एरिट्रिया हो गया, यहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेजर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कहाँ पे है? वो सोमालिया में। तो अब थोड़ा सा हम सोमालिया की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। देखो, 7th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें, तो सोमालिया और इसके सराउंडिंग नेशन जो है, जैसे जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया, कीनिया हो गया, ऐसे देशों में किसने रूल किया था? तो ये सल्तनत होते थे, मुस्लिम सल्तनत, इन लोगों ने यहाँ पे रूल किया। और ये लोग किस धर्म को फॉलो करते थे? तो ये इस्लाम को फॉलो करते थे, और इस्लाम की अगर हम सेक्ट की बात करें तो ये सुन्नी इस्लाम को फॉलो किया करते थे। 19th सेंचुरी में फिर क्या हुआ? तो 19th सेंचुरी में यहाँ पे यूरोपियंस का आना चालू हो गया, और यूरोपियंस फिर बहुत टाइम तक इन्होंने रूल किया, और फाइनली फिर 20th सेंचुरी में 1960 में सोमालिया को छोड़ के जाते हैं। अब देखो, जैसे ये लोग सोमालिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो अगले 9 सालों के लिए एक अच्छा एक दौर जो था, अच्छा जो टाइम था, वो सोमालिया ने देखा, सोमालिया ने डेमोक्रेसी देखा। लेकिन 1969 में तख्ता पलट होता है, और यहाँ पे पावर में आ जाता है सियाद बारी, एक मिलिट्री कॉप के तहत। इस बंदे ने साइंटिफिक सोशलिज्म इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ना इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म आता है साइंटिफिक सोशलिज्म, ऐसा कॉन्सेप्ट किस देश से रिलेटेड है, किसने शुरू किया था? तो सियाद बारे का नाम आपने याद रखना है, और इसी बंदे ने साइंटिफिक सोशलिज्म को शुरू किया था। तो इसके तहत इसने क्या किया? तो सबसे पहले तो इसने बैंकों को नेशनलाइज करना चालू किया, इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज करना चालू किया। तो सोशलिज्म वैसे भी आपको क्लियर ही है, जब भी सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म क्या है? समाजवाद है, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। और एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं सोशलिज्म की, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक
इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन, ये आपको देखने को मिलता है इस साइंटिफिक सोशलिज्म में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया, और एट द सेम टाइम सोवियत यूनियन के साथ में इसके बहुत ही मधुर संबंध थे। तो ये कुछ की पॉइंट थे इसके साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में। लेकिन ये जो साइंटिफिक सोशलिज्म था ये बहुत देर तक नहीं चलता है। 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 20 साल तक तो लगभग इसने रूल कर ही लिया। तो 1991 में यहाँ की बहुत सारी क्लैंस जो हैं, देखो सबसे जो मेजर जो चैलेंज है ना सोमालिया में रूल करने का, वो यहाँ का क्लैन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लैंस हैं। तो क्लैंस को एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे, ये जो क्लैंस है ये आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ये एक दूसरे से सुप्रीम बतलाते रहते हैं। तो ये जो क्लैंस थे इनकी आपस में बनती नहीं थी। एस्टेब्लिश गवर्नमेंट जो ये सियाद जो रूल कर रहा है इससे भी इसकी नहीं बनती थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की 1991 में, और इसकी मदद की जाती है लीबिया और इथियोपिया के द्वारा। उस तरीके से सियाद को फिर पावर को छोड़ के भागना पड़ता है। तो 1991 में सियाद बारी की कहानी खत्म हो जाती है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि भाई न्यूज में ये टर्म्स देखे गए थे, इसाक हो गया, ठीक है, दरूद हो गया, दीर हो गया, हविये हो गया, तो ये क्या है? तो दीज आर क्लैंस, ठीक है। कहाँ की क्लैंस है? तो ये सोमालिया के क्लैंस है। और यहाँ से भी प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो उगाडेन वॉर है, उगाडेन वॉर जो है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, किस रीजन से रिलेटेड है? अफ्रीका से रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो सोमालिया और इथोपिया से रिलेटेड है। तो ये वाला आप अपनी स्क्रीन पे जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला सोमालिया के बिल्कुल इमीडिएट वेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है इथोपिया का, इसको हम उगाडेन कहते हैं। तो उगाडेन वॉर जो था ये हुआ था 1977 में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस दो देश के बीच में हुआ था? सोमालिया और इथोपिया के बीच में हुआ था। सोमालिया की मदद की थी यूएसएसआर ने, इथोपिया की मदद की थी यूएसए ने। लास्ट में जीत किसकी हुई? तो जीत यहाँ पे होती है साथियों इथोपिया की, और सोमालिया को फिर उगाडेन को छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ से ना कि मतलब आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है उगाडेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। अब इस वॉर के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो सोमालिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट ये वाला एरिया है, ठीक है, इसको सोमाली लैंड कहते हैं। तो यहाँ के जो ग्रुप थे इन लोगों ने क्या किया कि इसको एक अलग ही देश डिक्लेयर करते हैं सोमाली लैंड को। और आज के टाइम में भी हालांकि स्टेट तो है, लेकिन बहुत सारे मौके पे ये लोग क्लेम करते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट देश है। और 1991 के बाद में जब ये तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से ये इंडिपेंडेंट देश है, लेकिन इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये सोमालिया का ही इसको पार्ट कंसिडर करते हैं। तो आप देखते हो 1991 से ना कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है सोमालिया में। कैसे? देखो, एक तो वहाँ पे जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। तो यहाँ पे अगले आप कह सकते हो 2012 तक लगभग यहाँ पे एक ट्रांजिशन का फेज चल रहा था। तो यहाँ पे मिली जुली सरकार बन रही थी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस देखने को मिल ही नहीं रहा है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे सोमाली लैंड जैसे बहुत सारे ऑटोनमस रीजन भी बने थे, ये लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम इसमें तीसरा अगर प्लेयर अगर आप देखेंगे तो तीसरा प्लेयर कौन है? तो तीसरा यहाँ पे अल शबाब है। तो देखो यहाँ पे एक तो आप कह लो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट भी रूल कर रही है किसी एरिया को, ऑटोनमस एरिया अपनी मर्जी से अपनी तरीके से रूल कर रहे हैं। सोमालिया में 1991 के बाद की बात करें, जैसे सोमाली लैंड हो गया, बहुत सारे एरियाज को अगर हम देखें तो अल शबाब भी रूल कर रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है सोमालिया की 1991 के बाद में, ठीक है। अब देखो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है सोमालिया में। तो 1993 में क्या है कि यूएस यहाँ पे ना इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है, और एक किसी क्लैन लीडर को यहाँ पे अरेस्ट करने की कोशिश करता है कि भाई सिचुएशन इतनी खराब तुम लोग क्यों कर रहे हो? अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यूएस के जो हेलीकॉप्टर से इसको ही उड़ा दिया। तो यूएस को भी पता चल गया कि भाई सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ पे भागने में ही अच्छा ही है। तो भागते भागते भी इन्होंने बहुत सारे सोमालियन लोगों को मार के ही फिर यहाँ से भागे ये लोग। तो यूएस को भी ऐसा लगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पे, ये मतलब हमारे बस की बात नहीं है। तो ये भी इसको बीच में ही छोड़ के चलेगा। और 1991 से लेकर आप कह सकते हो 2012 तक का जो ये फेज था, ये बहुत ही डेडली फेज था, बहुत ही ब्रूटल फेज था, डार्क फेज था सोमालियन कॉन्टेक्स्ट में। 2012 में आखिरकार फिर यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री और आप कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, और इसको लीड करते हैं शेख मोहम्मद, हसन शेख मोहम्मद। और अभी भी अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है सोमालिया के वो हसन शेख मोहम्मद ही है। सोमालिया की जब साथियों बात करते हैं तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर अलग अलग यूनिट के बीच में तो है ही है, एट द सेम टाइम ये जो क्लैंस हैं, ठीक है, जितने भी क्लैंस के लीडर्स होते हैं उनको भी साथ में लेके चलना बड़ा जरूरी होता है। सोमालिया को रूल करना इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लैंस हैं, और सभी क्लैन को एक साथ लेके चलना ये बहुत ही बड़ा टास्क है। अब हम बात करते हैं साथियों अल शबाब के बारे में। देखो अल शबाब की जब हम बात करते हैं तो ये एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे फंक्शन करता है? तो ये साथियों फंक्शन करता है अफ्रीका में, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में। और प्राइमरली जो मेजर इसकी आप कह लो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कहाँ पे है? सोमालिया में है। लेकिन आसपास के जो देश है जैसे कि इथोपिया हो गया,
ठीक है, जैसे कीनिया हो गया, यहाँ पे भी इसकी एक्टिविटीज जो है आप देख सकते हैं। अल शबाब का मतलब होता है यूथ, ठीक है, ये आपने टर्म याद रखना है। आइडियोलॉजी क्या है इनकी, तो आइडियोलॉजी यही है कि एक हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है, रेडिकल इस्लामिस्ट को फॉलो किया जाना, ये इनकी आइडियोलॉजी है। अलकायदा से ये लोग जुड़े हुए हैं, गोल इनका ये है कि इस्लामिक स्टेट बनाना है, इस्लामिक रूल को फॉलो करना है, मतलब कि शरिया को फॉलो करना है, तो मतलब ये पास्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसी अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज क्या है इनकी, तो आतंकवादी है, तो एक्टिविटीज क्या होंगी, आतंकी गतिविधियां करेंगी, इंसर्जेंसी करते हैं ये लोग, टेररिस्ट अटैक करते हैं, ठीक है। फिर ये जो सोल्जर्स हैं इसकी रिक्रूटमेंट करते हैं इन सभी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। अल शबाब की जब हम बात करते हैं तो इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, अल इतिहाद अल इस्लामिया। तो जैसे ही सियाद बारे का टाइम खत्म होता है 1991 में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे ऑटोनमस रीजन बनते हैं, आपने देखा सोमालीलैंड जैसे एक एग्जांपल हो गया। गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट कुछ एरियाज में गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं, और इसी का बेनिफिट उठाते हुए अल इतिहाद अल इस्लामिया भी बन जाता है, और इसने भी बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को रूल करना चालू कर दिया। और इसी का जो मिलिटेंट ग्रुप था, मिलिटेंट विंग जो था, आर्म्ड विंग जो था, उसी का नाम रखा गया अल शबाब। तो अगर आप ओरिजिन देखोगे तो ये किससे रिलेटेड है, अल इतिहाद अल इस्लामिया से रिलेटेड है, ठीक है। और आपको पता है ये किसके लिए काम करते हैं, अल कायदा के लिए काम करते हैं, क्योंकि पैसा जो है कहाँ से आता है, अल कायदा से आता है। इन इन एरियाज में ये लोग अपनी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कहाँ पे है, वो सोमालिया में है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मतलब ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ये बढ़ चुका है अल शबाब के ऊपर, क्योंकि ये जो अल शबाब के लोग हैं ये कहाँ पे आज के टाइम में रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, ये रूरल एरियाज में आज के टाइम में सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है आज के टाइम में लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे थे, लेकिन अभी फिर ये अगस्त में क्या हो गया और मार्च में क्या हो गया था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे अल शबाब का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है अर्बन एरियाज की तरफ भी बढ़ना चालू हो रहा है। 2010 से लेकर 2020 की अगर हम बात करें तो साथियों, तो इन लोगों ने लगभग 4000 लोगों को मार दिया है, और इस तरीके से पूरे अफ्रीका का ये सबसे टॉप मोस्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, और इसने आतंकी गतिविधियों में बोको हराम को भी पीछे छोड़ दिया। तो कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि ये जो बोको हराम है ये अफ्रीका के किस देश में ज़्यादा एक्टिव है। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।